हेलो। वेलकम शालिनी। कैसे हो? हेलो सर। जी सर, मैं ठीक हूँ। तो बहुत बढ़िया। आ, इतने अच्छे परफॉर्मेंस के लिए तो सबसे पहले शालिनी तुम थैंक यू बताओ, सर। जो कौन सा इंस्टीट्यूशन में सिलेक्शन मिला है तुम्हें 2024 में? जी सर, मेरा अभी एनबीआरसी में हुआ था, देन आईबीएबी में भी हुआ था, जेएनसीएसआर में फॉर मास्टर्स हुआ था, और नाइजर में भी हुआ है। नाइजर में बढ़िया। फॉर इंटीग्रेटेड पीएच। बढ़िया, तो अल्टीमेट तुमने सिलेक्ट किया कौन सा किया इतने सारे इंस्टीट्यूशन के अंदर? मैंने नाइजर किया। नाइजर मेरे घर के पास भी है और इंटीग्रेटेड पीएचडी भी है, तो नाइजर। सही है। और तुमने जो प्रिपरेशन किया जैम के थ्रू मिला है तुम्हें? जी हाँ सर, जैम के जैम थ्रू। के थ्रू। उसके बाद तुम्हारा इंटरव्यू हुआ था या ओनली डायरेक्ट जैम की रैंक? नो सर, जैम के रैंक के बेसिस पे उन्होंने सिलेक्ट किया था, फिर 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू हुए थे हमारे। फिर उसके बाद उन्होंने 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया। तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसे था? मतलब डिफिकल्ट था या इजी था, कैसे था? हाँ, इंटरव्यू मतलब मैं देख के आने के बाद तो मुझे लगा था कि बहुत गंदा गया। बट अल्टीमेटली वो लोग यही देखते हैं कि तुम कितना ट्राई करते हो, कितना बनाने की कोशिश करते हो क्वेश्चंस। ओवरऑल ठीक ठाक था। बेसिक क्वेश्चंस ही पूछते हैं, बेसिक लेवल पे। बेसिक लेवल की। और ये जो एक जी। इंटरव्यू हुआ था, ये तुम्हारा 2 राउंड तक हुआ था, तो कितने टाइम तक इंटरव्यू हाँ। लिया था? फर्स्ट राउंड जो हुआ था वो मेरा अराउंड 20 मिनट्स तक चला था, और सेकंड राउंड थोड़ा सा लंबा था, वो 30 to 35 मिनट्स तक चला था। 35 मिनट तक चला, सही है। जी। तो तुमने ये जो प्रिपरेशन स्टार्ट किया अपनी जर्नी का, तो कितने कौन सी ईयर से स्टार्ट किया? मतलब बीएससी की कौन सी ईयर से तुमने प्रिपरेशन स्टार्ट सर, किया? बीएससी में तो मैं नहीं कर पाई थी। 3 इयर्स में नहीं हो पाया था, फिर एक्चुअली लास्ट ईयर में मेरा हेल्थ इश्यूज था 2023 में, तो मुझे ड्रॉप लेना पड़ा। और तभी मैंने सोचा कि प्रिपरेशन करते हैं। तो मैंने अगस्त मंथ से, जो कि काफी लेट हो गया था, मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। फिर स्लोली स्लोली करके टिफर तक मैंने कंप्लीट कर दिया था सब कुछ। फिर उसके बाद सब रिवीजन चलता रहा, जैम तक, फिर कैट बी वगैरह सब रिवीजन करती रही तब तक। ये जो ड्रॉप दिया, तो ड्रॉप देने के बाद तो काफी सारे मेंटल प्रेशर भी आ जाते हैं, जो एक साल ड्रॉप दे दिया। हाँ हाँ। तो उस मेंटल जी। प्रेशर को कैसे हैंडल किया, जब मतलब वो डिमोटिवेशन आता था बहुत ज्यादा? हाँ जी सर, एक तो पहली बात अन अकेडमी में सारे एजुकेटर्स काफी सपोर्टिव थे, सब लोग समझाते थे। और फिर एक जो ग्रुप बन जाता है ना फ्रेंड्स वगैरह का, तो वो लोग भी काफी सपोर्ट करते हैं। तो वैसे होके धीरे धीरे हो गया। बढ़िया है, बढ़िया। तो तुमने जो सिलेबस खत्म किया बोल रहे हो, कितने महीने में तुमने सिलेबस कवर किया, कंप्लीट सिलेबस? मेरा जैसे अगस्त में मैंने स्टार्ट किया, तो मेरा सिलेबस खत्म होते होते मिड नवंबर हो गया था। मिड नवंबर हो गया, फिर नवंबर पूरा मैंने टिफर का, नवंबर दिसंबर पूरा टिफर का ही क्वेश्चंस वगैरह सब प्रैक्टिस किया। साथ में मैं टिफर के जो पीवाईक्यूज करती रहती थी। और आप तो लेते थे क्लासेस पीवाईक्यूज के, तो वो बहुत हेल्पफुल हुआ। अ, उसी तरीके से फिर जैसे टिफर हो गया, तो एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ चलो अब जैम कर ही लेंगे। तो बस उस हिसाब से। सही है, सही है। तो घर वालों का रिएक्शन कैसे था आफ्टर सिलेक्शन? घर वाले तो काफी खुश है। तो मतलब वो लोग तो मेनली चाहते थे कि नाइजर हो जाए, क्योंकि वो पास में है, तो नाइजर हो जाए चाहते थे, तो हो गया। और उड़ीसा की जो बच्चों का मैं एक देखता हूँ, वो हमेशा उड़ीसा में रहना चाहते हैं। उड़ीसा के बच्चे बहुत कम है जो बाहर जाना चाहते हैं, उसको एक ऐसे होम सिकनेस काफी ज्यादा होता है, जो चलो घर के आसपास होगा। तो घर वाले तो और भी मतलब खुश है। हाँ। हाँ, घर घर वाले के। तो काफी खुश है। मतलब मेरा तो फिर भी मन था कि बैंगलोर में करने का, जेएनसीएसआर हो गया था। बट हाँ, अब यहाँ पे इंटीग्रेटेड पीएचडी है, तो वो नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए। तो फ्यूचर प्लान क्या है तुम्हारा यहाँ पे? पीएचडी करने के बाद, इसके बाद क्या रिसर्च यहाँ करना है पे या पीएच टीचिंग हाँ में? सर, रिसर्च लाइन में जाने का मन है मुझे, रिसर्च लाइन या फिर लेक्चरशिप में। तो अब देखते हैं, यहाँ पे पीएचडी करने के बाद मुझे लगता है कि एक्सपोजर से ज्यादा बेटर आइडियाज आ जाएगा मुझे। फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली डिसाइड। अच्छा, तुम जो नाइजर में अभी जा रहे हो, यहाँ पे स्टाइपेंड तुम्हें कितना मिल रहा है अभी एमएससी में? यहाँ पे फर्स्ट ईयर में 21,000 है। देन सेकेंड ईयर में 31,000 होगा। फिर ऐसे उनका इंक्रीज करते जाएगा, जेआरएफ लगेगा, एसआरएफ लगेगा, तो वो वैसे इंक्रीज करते जाएगा। इंक्रीज होता रहेगा, तो एक अच्छी बात है, फाइनेंशियली स्ट्रांग भी हो जाते हैं। तो खुद जी। से कर सकते हो, एक अच्छा डिसीजन है। तो हाँ। ये जो जर्नी था, तुमने एक बात बताओ, जो
सबसे इस प्रिपरेशन की जर्नी में कभी तो ऐसे लगा बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आ जा रही, क्योंकि बायोटेक की सिलेबस हाँ में काफी कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं, फिजिक्स जी मैथ्स जी सब कुछ मिला के। तो उस चीज को हाँ। तुमने कैसे हैंडल किया? मेरा जैसे एक्चुअली मेरा 11th 12th में मैथ्स नहीं था, तो मुझे वो पार्ट काफी प्रॉब्लम हुआ कि मतलब मुझे मैथ्स पूरा स्टार्टिंग से करना पड़ा। बच्चे थे जिनका मैथ्स था तो उनको काफी इजी हो जाता था करने में, बट मुझे स्टार्टिंग से सब करना पड़ा। तो वो चीज मुझे काफी दिक्कत हुआ। बट मैंने सिर्फ उन्हीं पार्ट्स पे फोकस किया जो जो एग्जाम में आते थे। जैसे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज किए, उसमें जैसे प्रोबेबिलिटी आ जाता है, सेट्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, रिलेशन फंक्शन के, ऐसे कुछ कुछ टॉपिक्स लिए मैंने और उन्हीं पे फोकस किए पर्टिकुलरली। फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पूरा डिटेल्स में तो नहीं किया, टाइम नहीं था उतना। तो बेसिक जैसे जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसी टाइप का बस प्रैक्टिस किया था, तो उस बेसिस पे हो गया। मतलब कंप्लीट को फोकस नहीं किया, ये अच्छा स्ट्रेटेजी था जो हाँ सिलेक्टिवली हाँ स्टडी किया। सही है। हाँ। और कितने घंटे स्टडी करते थे? मैं ऐसे अप्रोक्स देखे तो 6 आवर्स, 5 to 6 आवर्स, उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। मतलब लेक्चर टाइम को इंक्लूड करके या विदाउट लेक्चर टाइम? इंक्लूड करके लेक्चर टाइम को। लेक्चर टाइम, बट हाँ रेगुलर किया, रेगुलर प्रिपरेशन हाँ किया। हाँ, रेगुलर मतलब उतना 5 to 6 आवर्स विदाउट एनी डिस्टर्बेंस पूरा कंसिस्टेंटली। मतलब जैसे मैं एक बार बैठती थी तो कंटिन्यूअसली फॉर 2 to 3 आवर्स में बैठ जाती थी कॉन्स्टेंटली, तो बस हो जाता था फिर। शॉर्ट नोट्स वगैरह कैसे बनाए, शॉर्ट नोट्स या इन सब के ऊपर कैसे हाँ। फोकस किया? और नोट्स जैसे क्लास में तो नॉर्मल बेसिक नोट्स देते थे, वो नोट्स मैं उसको अपने तरीके से लिख देती थी, जैसे मुझे याद करने में हेल्पफुल हो। फिर मैंने लास्ट 1 मंथ में, जैसे जैम का लास्ट 1 मंथ था, तो मैंने उसमें एक फॉर्मूला नोटबुक बना दिया था जिसमें मैंने फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, बायो के, जैसे जेनेटिक्स के कुछ कुछ फॉर्मूलाज लिख रखे थे। तो वो मुझे क्विक रिवीजन के लिए बहुत हेल्प करता था, तो ऐसे बना के रखा था। कितने बार रिवीजन किया कंप्लीट सिलेबस? और सिलेबस मैंने देखा जाए तो पहले एक बार तो टिफर के टाइम पे पूरा कंप्लीट करके एक बार रिवाइज किया था। फिर जैम के टाइम दोबारा किया, और कैटबी के टाइम और एक बार, तो 3 बार किया मैंने रिवीजन। 3 बार। और पीवाई क्यूज को कितने बार? पीवाई क्यूज जैसे मैं खुद से तो एक एक दो बार की थी, बाकी क्लास में तो उसको बार बार कराते रहते हैं, तो बहुत बार हो गया पीवाई क्यूज। बहुत बार। सही है। और ये अच्छा बात है। और लास्ट मिनट में, लास्ट जो 1-2 महीने में मैं देखता हूँ बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो याद नहीं रख पाते, पर्टिकुलरली बायोटेक स्टूडेंट्स, क्योंकि इतने सब कुछ हो जाते हैं। तो उस टाइम किस तरीके से खुद को हैंडल किया, और कैसे स्ट्रेटेजी वाइज प्रिपरेशन किया? लास्ट टाइम जैसे मैंने कुछ कुछ मेरे टॉपिक्स थे जो मेरे छूट गए थे, लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया कि लास्ट टाइम में मैं उसको पूरा कंप्लीट कर दूंगी, क्योंकि वैसे कहूंगी मेरे से नहीं हो पाएगा, मुझे पता है। तो मैंने उस कुछ कुछ लाइक ज्यादा नहीं छूटे थे, 5 6 टॉपिक्स थे ऐसे थे जो मेरे छूट गए थे, तो मैंने उनको छोड़ दिया कंप्लीटली, और मेरा जो हो गया है मैंने उस पर ज्यादा फोकस किया, उसको अपना पूरा स्ट्रांग बना दिया। तो वो वैसे मैंने ज्यादा बेटर हुआ मेरे लिए। अगर मैं उस पर फोकस करती जो नहीं हुआ है तो मुझे काफी प्रॉब्लम हो जाती। बट जिसको मैंने अपना पूरा स्ट्रांग बना दिया, मैं इसको अच्छे से अटेंड कर पाई एग्जाम में। सही है, सही है। और ये जो तुमने अब स्टडी किया, तुमने कितने महीने में सिलेबस खत्म किया? 4 महीने? हाँ सर, अराउंड 4 मंथ्स में। 4 महीने, अच्छा। और ये मैथ्स तुम्हारा एकदम नहीं था, तो ये मैथ्स बिल्कुल ना। नहीं था, तो काफी बच्चे ऐसे सोचते हैं अगर मैं एक मैथ्स को स्किप कर दूंगा या फिजिक्स को स्किप कर दूंगा, तो क्या उसके लिए क्वालिफाई करना पॉसिबल है या अच्छा रैंक लाना? रैंक के लिए क्वालिफाई तो हो जाएगा, बट रैंक लाने के लिए तो सब कुछ साथ में लेके ही चलना पड़ता है। मैथ्स डेफिनेटली एक मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि उसमें से इस बार जैसे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए थे, बट जो कुछ क्वेश्चंस आए थे वो रैंक दिला दिए बच्चों को। तो मेरे हिसाब से मैथ्स और फिजिक्स को साथ में लेके चलना बेटर है, क्योंकि ज्यादा तो नहीं आते हैं, थोड़ा बहुत आता है, बेसिक्स आता है, उसको हम कवर अप कर लेंगे तो आराम से हो जाएगा। तो साथ में लेके चलना बेहतर है मैं बिल्कुल, हाँ। क्योंकि काफी बच्चों को लगता है ओनली बायोलॉजी पढ़ के ही वो जैम बायोटेक में अच्छा रैंक लाएगा, बट ये पॉसिबल ही नहीं है हाँ, वो विदाउट। क्वालिफाई तो हो जाएगा लेकिन रैंक लाना पॉसिबल नहीं होगा फिर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बढ़िया है, बहुत ही अच्छे से किया। तो इसके बाद तुम्हारा रिसर्च में प्लान है, तो रिसर्च की जी कुछ हाँ। टॉपिक या ऐसे कुछ सोचा भी? मुझे जैसे मेनली सेल बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो सेल बायो में साइटोस्केलेटन रिलेटेड मुझे काफी इंटरेस्ट है।
तो साइटोस्केलेटन फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे पसंद है, तो उसी रिलेटेड कुछ देखूंगी। और नाइजर में इसके ऊपर काम भी चल रहा है, तो हाँ थोड़ा बेनिफिट होगा मेरे लिए। ठीक है। तो तुमने ये जो इंटरव्यू में दिया था, इससे कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे पास याद है जो तुम बोल सकते हो, जो फ्यूचर में हाँ जो सर, स्टूडेंट्स को नाइजर में, बनेगा? हाँ नाइजर में जैसे मेरे फर्स्ट राउंड में मुझे पूछे थे, फर्स्ट राउंड में ऐसे मेरा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट कुछ नहीं पूछा था उन्होंने। मुझे उन्होंने जनरल बायो के लैकोपेरॉन से स्टार्ट किया। लैकोपेरॉन का ऐसे लैकोपेरॉन के बेसिक क्वेश्चंस पूछे। फिर उसके बाद वो बोले कि तुम्हारे पास जैसे ऑपरेटर है और रिप्रेसर है, तो वो बाइंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तुम्हें कैसे पता चलेगा। तो उन्होंने वो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछते हैं, बट उसको ऐसे फ्रेम करते हैं जैसे बच्चा पकड़ नहीं पाए। तो मैं तो बहुत ही सिंपल तरीके से बताती हूँ, बट उन्होंने बहुत ही कॉम्प्लिकेट करके पूछा था क्वेश्चन को। तो वो कुछ नहीं, नॉर्मल हमें इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करना होता है, उससे पता चल जाता है। बट वो बहुत ही कॉम्प्लिकेट करके क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। और बाकी जेनेटिक्स से थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछे थे। फिर सेकेंड राउंड में नाइजर का मेरे से टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट पूछा, तो मैंने जैसे बताया सेल बायो। फिर वो पूछते हैं कि सेल बायो में क्या चीज, मैं बोली साइटोस्केलेटन और सिग्नलिंग रिलेटेड सब कुछ। तो फिर वो साइटोस्केलेटन पे पूछे, और मेरा पूरा इंटरव्यू साइटोस्केलेटन पे ही था। उन्होंने कुछ ग्राफ्स बनाने बोले, मतलब उन्होंने सिनेरियोज दिया और ग्राफ बनाने बोले, वही साइटोस्केलेटन रिलेटेड। और फिर जेएनसीएसआर में मुझे केमिस्ट्री से काफी क्वेश्चंस पूछे थे। मोस्टली थर्मोडायनामिक्स से पूछा था उन्होंने। मुझे लॉज पूछे, क्या क्या लॉज हैं थर्मोडायनामिक्स के। और फिर बोले फॉर्मूला गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, उसका फॉर्मूला बताओ, उसको एक्सप्लेन करो। फिर उसमें मैथ्स भी पूछा था, प्रोबेबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे। और उसमें बायो का थोड़ा सा पूछा था, बस कैंसर रिलेटेड थोड़ा सा पूछा था। बाकी और ज्यादा कुछ नहीं पूछा था, तो ऐसे था। सही है, बहुत बढ़िया। मतलब टेक्निक वगैरह की क्वेश्चन काफी ज्यादा नाइजर में पूछा गया, तो हाँ टेक्निक से। हाँ, टेक्निक रिलेटेड नाइजर में पूछते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा कैसे लैब, लेबोरेटरी रिलेटेड, प्रैक्टिकल्स रिलेटेड, बहुत मतलब ग्राफ्स पे उनका मेन फोकस था। रिसर्च इंस्टीट्यूट है तो रिसर्च ओरिएंटेड टॉपिक है, हाँ एंड हाँ, प्रैक्टिकल के ऊपर, एक्सपेरिमेंट के ऊपर ज्यादा जी। फोकस करते हैं। सही है। तो बहुत बढ़िया शालिनी। तो जैसे अभी एमएससी में बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस किया, तो फ्यूचर में भी डेफिनेटली ऐसे और भी अच्छे से रिसर्च करो, और हाँ, जीवन में बहुत अच्छे सारे जो सपने हैं उसको पूरा करो। तो कॉन्ग्रेचुलेशन जी। शालिनी, थैंक यू सो मच, थैंक ऑल यू द सर। बेस्ट। थैंक यू सो मच। जी सर, थैंक यू सर।